हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट फर्स्ट है ये 11th क्लास की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें 2 लेक्चर्स हमने अभी तक लिए थे। फर्स्ट था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का और दूसरा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। लास्ट की अगर हम बात करें, बिल्कुल लास्ट लेक्चर की, तो हमने आपको रूल्स तो पहले ही बता दिए गए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू कैलकुलेशंस हमने सीखी थी, प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करना। तो ये हम सीख चुके हैं कैलकुलेशंस। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं और उन लॉज को ही यहां हम स्टडी करने वाले हैं। समझिएगा, जो भी केमिकल है, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो एक सर्टेन रूल ये फॉलो करेगा। उन रूल्स को यहां स्टडी करते हैं, उन लॉज को यहां स्टडी करते हैं। ये पहला देखिएगा, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के बिल्कुल बीचों बीच डालना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पहले एक साथ हम लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इन्हें स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, हमारे साथ ही लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला है। ये इजी है, ये आपने शायद छोटी क्लासेस 9th या 10th में सुना भी होगा, या नहीं सुना है तो यहां पढ़ेंगे इसे। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लिख देता हूं मैं। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एक और होता था इसके बाद, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लेकिन वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 3 है और फोर्थ है गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैल्यूसाक लॉ आगे भी आएगा, लेकिन ये किसके रिगार्डिंग में है? ये गैसियस वॉल्यूम के रिगार्डिंग में है। मतलब आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में ये 4 लॉ ही स्टडी करने हैं और इनके न्यूमेरिकल्स को भी साथ में ही स्टडी करना है। तो हम पहले चारों को एक्सप्लेन कर दें, फिर 1 बाय 1 इनके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम चारों की डेफिनेशन, चारों के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं उन पर आएंगे। तो इन चारों को आप लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने रफ कर देता हूं। फर्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है कि मास कंजर्व होता है, मास चेंज नहीं होता। इसका यह भी मतलब है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सीधा सा मतलब, मास का मतलब मैटर से ही है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मेटल को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब देखिएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सेंटेंस बता दिया, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है।
एक्यूरेट जो इसकी स्टेटमेंट है उसे सुन लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। कोई भी फिजिकल प्रोसेस अगर होता है, देखो हमारे पास 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक फिजिकल प्रोसेस उसे कहते हैं जब कोई फेज सॉलिड स्टेट लिक्विड में बदले या लिक्विड गैस में बदले या सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदले या गैस लिक्विड में बदले, मतलब फिजिकल स्टेट या फेज का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा हो तो उसे हम फिजिकल प्रोसेस की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस। जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो वो रिएक्शंस बोली जाती है केमिकल रिएक्शंस। जिनकी आप बैलेंसिंग अभी तक सीखते आए हैं वो सब केमिकल रिएक्शंस ही हैं या केमिकल प्रोसेस है। अब तीसरी कैटेगरी भी होती है, तीसरी कैटेगरी होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, जिसमें आउटर जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उनका कोई लेना देना नहीं होता। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका मतलब होता है। अगर आपने 10th या 9th में कभी आया हो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस का ब्रेक होना, या न्यूक्लियर फ्यूजन जिस पर हाइड्रोजन बॉम्ब बना है, या सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये पार्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस का है। और हम जो ये रूल पढ़ा रहे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये रूल्स देखो, हेडिंग ही क्या थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के लिए हैं या फिजिकल प्रोसेस के लिए भी आप इन्हें बुला सकते हैं, लेकिन ये रूल्स न्यूक्लियर रिएक्शंस पर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है अगर आपका प्रोसेस फिजिकल है, मतलब फिजिकल रिएक्शन हो रही है या फिर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मतलब जितना टोटल रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वो बढ़ सकता है, मतलब क्रिएट हो सकता है एक तरह से, ना वो कम होता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है। तो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का रहता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट, मैं पहले बोल दूं फिर समझा तो दिया, मैं बोल दूं फिर अपने आप लिखना अपनी लैंग्वेज में। इट स्टेट्स दैट इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा मैंने न्यूक्लियर नहीं जोड़ा है। इट स्टेट्स दैट इन ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, द मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, मींस रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा फिर से, इन अदर वर्ड्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे भी इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन बोली जाती है, आप कोई सी भी लिख दीजिएगा, दोनों ही सही हैं। आपने लिख लिया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक रिएक्शन लिख लेते हैं, Ca+O2 gives CO2। इसका एटॉमिक वेट है 12 ग्राम मैं ले लेता हूं पर मोल के हिसाब से, एक ही मोल है, ये भी एक मोल है। इसका मास है 32 ग्राम, टोटल कितना हुआ 44 ग्राम। प्रोडक्ट का देखते हैं, कार्बन 12, ये 32, कितना हुआ जी 44 ग्राम। चेक कर लीजिएगा, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास है, दोनों बराबर होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे एटम आप बैलेंस करते हो, जो एटम यहाँ है वही तो वहां है, जितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ उतने ही वहां है, तो फिर मास भी तो बराबर ही होगा, बदलेगा क्यों? तो मास को केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं। मैंने लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस को इससे अलग हटाया है। याद करो न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। फॉर्मूला आता होगा आपको आइंस्टीन का, E=mc², दैट इज अ फॉर्मूला विच कोरिलेट एनर्जी एंड मास। तो मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बनती है, एनर्जी से मास बन सकता है,
तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये पॉसिबल है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये केमिकल और फिजिकल के लिए है। ठीक, तो उनमें नहीं डिस्ट्रॉय होता। न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हम यहां नहीं कर रहे, वो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। इन यूनिट होगी न्यूक्लियर फिजिक्स। पहले केमिस्ट्री में भी हुआ करती थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री 12th में, लेकिन अब नहीं है, ना 11th में है ना 12th में है। जब टॉपिक एक ही है तो दो दो सब्जेक्ट में क्यों दिया जाए, इसलिए उसे फिजिक्स में ही डाल दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। छोटी क्लासेस में ये पूछ लिया जाता है और आपको तो मैं इस लॉ को पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूं, दिमाग पर जोर डालिएगा थोड़ा सा। मान लो मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ये ले लिया, मेरे पास है ये, मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया जी, बिल्कुल। मान लो इसका वजन 1 किलो है। किस तरह है इसका वजन? तराजू पे रख के देखा हमने, इसका वजन 1 kg है। लकड़ी का एक टुकड़ा है, वुड, और इसका वजन 1 kg है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? फिर हमने इसे जला दिया, बर्न कर दिया, आग लगा दी इसमें। आग लगने के बाद जो धुआं, जो स्मोक, जो कुछ भी निकलेगा उसे हमने स्टोर कर लिया, और जो इसकी राख बनी वो भी हमने स्टोर कर ली। ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ, इस लकड़ी का वजन था 1 kg, और जो इसके प्रोडक्ट्स बने हैं, क्या बने हैं जी? सर बहुत सारी गैसेस निकली। हाँ, वो हमने इकट्ठी कर ली सारी। कैसे करी वो आपकी हेडेक नहीं है, वो क्वेश्चन में कि हमने सारी कलेक्ट कर ली, और जो राख बाद में बच जाती है वेस्ट मटेरियल जलने के बाद, वो भी हमने कलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताइए आप कि जो कलेक्ट हुआ प्रोडक्ट में बी गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, और वो राख जो टोटल है, उसका जो मास होगा वो 1 kg के बराबर ही होगा जो इसका जलने से पहले था, या वो ज्यादा होगा 1 kg से, या वो कम होगा 1 kg से? आंसर बताइएगा, आपका आईक्यू भी यहां चेक हो जाएगा। सोच के रखिएगा आंसर कि 1 किलो लकड़ी को जला दिया गया, तो जो प्रोडक्ट उसके बने उन सबको कलेक्ट कर लिया गया, तो उन प्रोडक्ट का जो मास है वो 1 kg से ज्यादा है, 1 kg से कम है, या 1 kg के बराबर है। 3 ऑप्शंस ही हैं, 4th है ही नहीं। 3 में से ही एक आंसर है। आप जवाब सोच कर रखिएगा, मैं आंसर बताता हूं। आंसर है, सोच लें, आप वीडियो पॉज कर रहे हैं या तो, आंसर है कि जो प्रोडक्ट बने हैं उनका जो मास है वो 1 kg वुड से ज्यादा होगा। कैसे? वुड मान लो कार्बन लिया 1 kg, कार्बन का वेट दिया था मैंने, इसे बर्न कर दिया गया, क्या बना जी? CO2 ही बनी सारी, कुछ और बना ही नहीं। तो कार्बन का जो मास है, CO2 का मास उससे ज्यादा है, क्योंकि बर्न करने में तो ऑक्सीजन भी तो लगी। तो वैसे ही जो लकड़ी का 1 kg है, उसे जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन भी तो लगी होगी, और जो प्रोडक्ट बना होगा वो किसके मास के बराबर होगा? वुड प्लस ऑक्सीजन के टोटल मास के बराबर होगा। 1 kg तो वुड ही है, ऑक्सीजन का वेट पता नहीं कितना है, तो प्रोडक्ट का वेट 1 kg से ज्यादा होगा। तो ये था, किसका क्वेश्चन था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट मैंने बोल दी है, आपने लिख ली होगी। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर बता दिया है, और एक आपका आईक्यू चेक करता हुआ क्वेश्चन भी हमने पूछ लिया है। अब हम दूसरे लॉ पर आते हैं। इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे आपके सामने, तो आप हमारे साथ जब बोली जाए तभी लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ, दूसरा कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। चारों मैंने लिखवा तो दिए थे, ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ पर आएंगे। सेकंड को समझिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता क्या है, पहले एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप कोई एक कंपाउंड ऐसे मन में सोच लीजिएगा कि सर ये कंपाउंड है, कोई भी हो, XYZ। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आपने सोचा है, कॉमन एग्जांपल है, उसी को ले लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड आपने दिमाग में ऐसे सोच लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिले किसी को जलाने से, भाई कोई हाइड्रोकार्बन हमने बर्न कर दिया तो जी CO2 और वाटर बने, तो वो CO2 हो, कार्बन के जलाने से हो, इंडिया में हो या किसी दूसरी कंट्री में हो, या आदमी या ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल अगर सांस ले रहा है वहां से CO2 मिले, मतलब वॉट एवर द सोर्स, CO2 का कोई सोर्स हो, कोई भी प्लेस हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो वो हमेशा दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, हमेशा, समझना। और रेशो क्या है इसमें, वेट रेशो, इसका एटॉमिक वेट 12, इसका 32, हमने इसे 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, तो रेशो क्या आया, 3:8। यानी कि किसी भी सोर्स, किसी भी प्लेस से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसमें हमेशा दो एलिमेंट होते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और दोनों का जो वेट रेशो है वो फिक्स है 3:8। 3:8। वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप H2O वाटर का ले सकते हैं। वाटर किसी रिएक्शन में बना हो, वाटर रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, कोई सा भी वाटर हो, किसी भी प्लेस का वाटर हो, इंडिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी आया हो, वो हमेशा दो ही एलिमेंट से मिलकर बना होता है और दोनों का वेट रेशो 1:8 होता है। वाटर में हाइड्रोजन और टू ऑक्सीजन रेशो, वेट रेशो क्या है, 1:8। अब मैं इसका इनडायरेक्ट वे में सेंटेंस बोलता हूं। कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स, किसी भी प्लेस से लिया गया हो, उसका फॉर्मूला वही रहता है। H2O है तो कहीं से भी मिला वो H2O 2:1 में ही मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये इनडायरेक्ट वे में वेट रेशो दिखाया गया। सीधे तौर पे बोलें तो सभी कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, सीधे सीधे ये बनेगी इसकी स्टेटमेंट। लेकिन इसी वे में इसकी स्टेटमेंट दी गई है, देखिएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन को। इट स्टेट्स दैट, पहले समझना है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई वाटर है, किसी भी सोर्स, किसी भी प्लेस से हो, एक ही एलिमेंट से मिलकर बना होगा। सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। किसी भी कंट्री से हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 1:8। चाइना से 1:8, इंडिया से 1:8, किसी भी कंट्री से हो, वेट रेशो फिक्स होगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में फॉर्मूला H2O होगा भाई, वो नहीं बदलेगा। तो ये है, बहुत पुराना लॉ है, ये सिंपल सा है, फॉर्मूला फिक्स ही होता है, आप जानते हैं। उसे लॉ की एक स्टेटमेंट में बता दिया गया है। तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, साथ में एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। वाटर का लिख लीजिएगा, वाटर किसी भी सोर्स लाइक रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, या फिर किसी रिएक्शन से वाटर बना हो, ओशियन वाटर हो, किसी भी प्लेस से लिया गया हो, वो ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशो 1:8 होता है। ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा, या अदर कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपने लिए। तो स्टेटमेंट आपकी लिखी गई हो। इसके बाद हम थर्ड लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा बड़ा होगा, इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये पहले दो, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इजी से लॉ थे, इन्हें आप पहले से ही जानते होंगे। ये फॉर्मूला फिक्स होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। चलिए थर्ड हेडिंग डालते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ पर आते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा। पहले दो जो लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, दोनों इजी से थे। पहले का मतलब ये था कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है,
जबकि दूसरे का मतलब यह था कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स ही होता है, वो बदलता नहीं है एलिमेंट और उनका रेशो फिक्स रहता है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा अलग सा है, इसमें दो एलिमेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल आप ले लीजिएगा। ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट इफ, अभी ना लिखें बाद में लिखें, इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हैं, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, सॉरी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं। एलिमेंट कोई से भी ले सकते हो, आपने मान लिया कार्बन और ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बाद में लिखना पहले समझ लो। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO भी बनाते हैं और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 भी बनाते हैं। तो दो एलिमेंट हैं जो दो कंपाउंड बनाते हैं एक से ज्यादा। तो हमने देखो ले लिए if two elements, ये रहे, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो मोर देन वन है, दो कंपाउंड बना रहे हैं। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट दूसरे के फिक्स मास से रिएक्ट करता है। तो देखते हैं इनका मास क्या कहता है। कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास, कार्बन का 12 है, यहां ऑक्सीजन 16 है। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32 है। ये कह रहा है एक के मास को फिक्स कर दो और दूसरे को रिएक्ट कर दो। कार्बन का देखो फिक्स ही है, बराबर ही है दोनों। ऑक्सीजन रिएक्ट कैसे करता है इसे, कार्बन एक का मास फिक्स है तो दूसरा जो एलिमेंट है फिक्स मास से रिएक्ट करता है, तो वो एक सिंपल होल नंबर में रिएक्ट करता है, सिंपल होल नंबर रेशो में। तो कार्बन के फिक्स मास से ऑक्सीजन देखो कितना रिएक्ट करता है, 16:32, मतलब 1:2। 16:32 तो क्या जाएगा 1:2। तो ये स्टेटमेंट थी। अब आप स्टेटमेंट पहले लिखें, इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे देना होगा समझाने के लिए, तो इसे ना लिखें एग्जाम्पल को, फिर से कोशिश करेंगे। ये क्लियर हो कि दो एलिमेंट हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड को बनाएंगे, तो एक के मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का मास जो होगा एलिमेंट का वो रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में होगा। चलिए इसे स्टेटमेंट आप लिख लीजिए पहले, फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार। तो स्टेटमेंट मुझे रफ करनी होगी तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसे हटा देता हूं, इस एग्जाम्पल को ना लिखें, छोटा रह गया थोड़ा। चलिए मैं रफ करता हूं, फिर बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा हटा रहा हूं भाई मैं इसको। अरे आप तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, हटा देता हूं। चेक करिएगा, हम दो एलिमेंट लेते हैं इस बार, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे N2O मिलकर ये बनाते हैं, NO भी बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 ये भी इन दोनों से ही बना है, N2O4 ये भी इन दोनों से बना है, N2O5 ये भी इन दोनों से बना है। तो इस बार हमने दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से 5 कंपाउंड्स बने। 5 वाला एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से हम समझा पाएंगे। अब मास लिख लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 होता है, 2 है 28, ऑक्सीजन 16, 14 16, 28 48, 28, 16 4 जा 64, N2 ही है भाई, N2 का 28 और ये हो गया 80। ये है। अब उसमें कहा गया एक एलिमेंट के मास को आप फिक्स कर दीजिए। फिक्स तो किसी का भी नहीं है। चलिए फिर अगला कॉलम बनाते हैं, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन।
तो हम इसमें से नाइट्रोजन का लगभग फिक्स सा है, इसे फिक्स कर देते हैं। फिक्स 28 पर भी कर सकते हैं आप, 14 पर भी कर सकते हैं। 28 ज्यादा बार है तो मैं इसे डबल कर लेता हूं, बाकी वही रहने देता हूं। ये कोई चीज नहीं करूंगा मैं इसमें। 28:60 इसे मैं डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ये 28 ही है, कोई चेंज नहीं। ये भी 28 है, ये भी 28 है, कोई चेंज नहीं। मतलब सीधा सीधा हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लिया, यानी कि सभी कंपाउंड्स में इक्वल कर लिया। फिक्स मतलब सभी कंपाउंड्स में इक्वल कर लिया। और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन देखो किस रेस्पेक्ट में रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 16, 32, 48, 64, 80। देखना किस रेशो में है। 16 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 रेशो ऊपर लिख देता हूं। देखो यहां क्या आएगा, 1 रेशो 16 2 32 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5। कहने का मतलब है कि जब दो एलिमेंट मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, एक से ज्यादा, तो अगर एक के मास को फिक्स कर दें और दूसरे जो रिएक्ट करता है फिक्स मास से, तो सिंपल होल नंबर रेशो में होता है। देख लो सिंपल होल नंबर रेशो ही होगा। ये जो नहीं कि 1:2:3 ऐसी है, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो सिंपल होल नंबर रेशो में ये रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये काफी बड़ा है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करने के लिए। तो इसे नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल को। डेफिनेशन तो आपने लिख ही ली है। फिर हम नेक्स्ट पर आएंगे, लास्ट होगा गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उसके बाद इनके क्वेश्चंस पर हम आएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा 4th पॉइंट, गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। फोर्थ लॉ पर आते हैं, गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैसियस वॉल्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब गैसियस रिएक्शंस पर ही एप्लीकेबल है, सॉलिड या लिक्विड पर ही एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। यह लॉ कहता है कि जब गैसेस को रिएक्ट किया जाता है या फिर गैसेस ही बन रही होती हैं, मतलब प्रोड्यूस होती हैं, तो उनका वॉल्यूम जो होता है गैसेस का, मे बी वो रिएक्ट कर रही है या प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एक सिंपल होल नंबर में होता है अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले बाद तक का टेम्परेचर प्रेशर रूम पर ही है, रूम का टेम्परेचर प्रेशर नहीं बदला है, तो एक सिंपल होल नंबर रेशो में ये रिएक्ट करती हैं और प्रोड्यूस होती हैं। ये था गैसियस वॉल्यूम का लॉ, गैल्यूसाक्स ने जो दिया। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्ट करें और प्रोड्यूस या प्रोड्यूस हो इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। किसमें होती है, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम के हिसाब से, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिएगा, मैं इसे रफ करूंगा, फिर थोड़ा लेंथी एग्जांपल होगा, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो नोट आप कर लीजिएगा। 4th है, लास्ट लॉ यही है, इसके बाद इनके क्वेश्चंस आएंगे बस। इसका क्वेश्चन तो साथ में ही आ जाएगा। मैं इसे रफ करता हूं। नोट कर लिया होगा, वीडियो रोककर भी कर लीजिएगा चाहे तो। देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक गैस है, हाइड्रोजन वो भी एक गैस है, इससे रिएक्ट करती है और बनती है अमोनिया। ये भी एक गैस है, मतलब रिएक्ट भी गैस कर रही है, प्रोड्यूस भी गैस हो रही है। इसे बैलेंस कर लेते हैं। अब ये बैलेंस्ड है, तो इसका जो मोल रेशो है पहले उसे लिख लें। ये 1 मोल है, 1 है कुछ नहीं है, तो यहां ये 3 मोल है और ये 2 मोल है।
वॉल्यूम इसका रेशो भी मोल के हिसाब से ही होता है, जहां मोल है वहां वॉल्यूम लिख दीजिए। ये 1 वॉल्यूम है गैसियस, अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 3 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है। मतलब कहने का है नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 1:3 वॉल्यूम और अमोनिया प्रोड्यूस होती है रेशो 2 वॉल्यूम। तो सिंपल वॉल्यूम रेशो है ये लॉ कहता था। इसे आप अप्लाई कैसे करोगे? मान लीजिएगा मैं आपको देता हूं कि भैया 10 ml नाइट्रोजन है एक सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पर। वो कितना है मैंने ये नहीं बताया आपको, बस वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। 10 ml नाइट्रोजन गैस है। फिर मैं पूछता हूं बताओ कितने हाइड्रोजन 10 ml नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी? तो 1:3 में रिएक्ट करती है, 1:3 में। तो 1:8 तो 3 टाइम्स ज्यादा कितना हो जाएगा? 30 ml हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगी। ये अप्लाई मैं कर रहा हूं सीधा सीधा। अब क्वेश्चन आता है बताओ कितने ml अमोनिया बनेगी? 1:3:2 तो कितनी बनेगी? 20 ml। दूसरी तरीके से सोचते हैं, मान लीजिए मैंने आपको हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन कितनी है? 150 ml है और मैंने पूछा बताओ इसमें अमोनिया कितनी बनेगी? नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, सभी गैसेस हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन 150 ml है, तो बताओ अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी? या क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि बताओ नाइट्रोजन कितनी रिएक्ट करेगी वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये 3 रेशो में है तो 150, 1 रेशो क्या हुआ 50, तो ये कितने नाइट्रोजन होगी? 50 ml नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी और 100 ml इसमें अमोनिया बनेगी। सॉरी 10 लिखा मैंने, 100। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मान लो मैं कहूं जी ये 4 लीटर अमोनिया बनती है, बताओ कितनी हाइड्रोजन की नीड होगी? ये 2 रेशो में है, ये 3 रेशो में है, ये 1। 2 रेशो में 1 कितना हुआ? 2। तो 3 रेशो कितना हो जाएगा? 6 लीटर इसकी जरूरत होगी और 2 लीटर इसकी। तो 1:3:2। तो इस तरह ये अप्लाई करना है, यही गैल्यूसाक्स लॉ की एप्लीकेशंस है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसे पूरे को नोट कर लीजिएगा, मैं इसे हटा देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। इसके क्वेश्चन साथ में ही आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हटा रहा हूं इसको। गैल्यूसाक्स लॉ का यूज हम स्टोक्योमेट्री, जो बिल्कुल पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, स्टोक्योमेट्री मैंने लिखवाए होंगे पहले दिन सिलेबस में, पहले यूनिट के में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस जो बिल्कुल लास्ट में स्टोक्योमेट्री आई है उसमें गैल्यूसाक्स लॉ का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये उसी तरह के क्वेश्चंस थे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से रिएक्ट करती है और HCl गैस बनती है, बैलेंस कर दिया। अब आपसे पूछा जाता है वी हैव 5 लीटर क्लोरीन गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर। तो रेशो देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 1:2। क्लोरीन हाइड्रोजन 1:1 में है, HCl 2 में बनती है, तो कितनी बनेगी? 10 लीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये कितना होगा? 5 लीटर। 1:2। बस कंडीशन है गैसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गैसेस हैं तो ये एप्लीकेबल है, अगर मैं ये सॉलिड दे दूं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, ये चारों लॉ आपके हो गए हैं। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। न्यूमेरिकल्स और कर लें, फिर आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इनमें से पेपर में आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, मल्टीपल प्रोपोर्शन की ज्यादा पूछते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली, गैल्यूसाक्स लॉ वाली भी पूछ लेते हैं, और एक एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ा ही देते हैं यहाँ पर, उसकी जरूरत भी होती है हमें कई बार। तो एवोगैड्रो लॉ, हालांकि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में मैंने 4 ही ऐड किए थे, एक बढ़ा लेंगे, उसमें 5वां लिख लीजिएगा एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ भी यहाँ पढ़ लेते हैं ताकि आगे जरूरत पड़े तो हमारे पास हो। वैसे वो मूल कॉन्सेप्ट में फिर से आएगा, तो पहले पढ़ लेंगे तो ये बोल देंगे भाई पढ़ लिया है, कंफर्टेबली फील होगा थोड़ा सा। तो हम आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ लॉ पर फिफ्थ ऐड कर लीजिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने 4 ही हेडिंग डलवाई थी, उसमें फिफ्थ पोर्शन लिख लीजिएगा एवोगैड्रो लॉ। वैसे तो आगे आने वाला था, हमने पहले ही ले लेते हैं लॉज के साथ ही उसे भी, फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा फिफ्थ, मैंने कहा फिफ्थ भी ऐड कर लीजिएगा एवोगैड्रो लॉ। यही समझा देते हैं, आगे फिर से आएगा तो ये तो बोल सकेंगे भाई आपको आता होगा कि यहां बताया गया है और बेटर समझ भी पाओगे। एवोगैड्रो लॉ सीधा सा है, मैं पहले समझा ही देता हूं। मान लीजिएगा आपके पास 2 कंटेनर हैं, दोनों इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर हैं। 2 फ्लास्क ले लीजिएगा एयर टाइट वाले जो हो सके। 2 फ्लास्क हैं, इक्वल वॉल्यूम के हैं, मतलब दोनों में बराबर वॉल्यूम है दोनों का, और वो एक ही जगह रखे हैं। चूंकि एक जगह रखे हैं रूम में या लैब में कहीं भी, तो इक्वल टेम्परेचर होगा उन दोनों का और इक्वल प्रेशर भी होगा, क्योंकि एक ही जगह रखे गए हैं। ठीक, या उनमें प्रेशर बंद करके रखे गए हैं, प्रेशर बराबर है दोनों का। तो इक्वल वॉल्यूम अगर है, इक्वल प्रेशर और टेम्परेचर है, तो वो जो इक्वल वॉल्यूम के जो 2 फ्लास्क हैं उनमें जो 2 गैसेस आप भर दीजिएगा। वॉट एवर द गैसेस, गैसेस डिफरेंट हो सकती हैं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कोई भी गैस हो। 2 डिफरेंट गैसेस हैं, इक्वल वॉल्यूम उनका लिया, इक्वल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उन दोनों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, यही है लॉ। It states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। यानी कि उनमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोल जो भी आएगा, आप मॉलिक्यूल बुला सकते हो तब तक, यानी कि मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, V is directly proportional to N at constant temperature and pressure। वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स नहीं बढ़ेंगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। और एक से ज्यादा गैसेस कितनी भी हों, बराबर वॉल्यूम है, बराबर टेम्परेचर, बराबर प्रेशर है, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल की संख्या भी इक्वल होगी। यही एवोगैड्रो लॉ आपसे कहता है। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा। ये था आपका फिफ्थ और लास्ट लॉ। अब हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। चेक करिएगा पहला न्यूमेरिकल इन लॉज का। ये जो 5 लॉ हमने पढ़े हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनका इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड इनटू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो हमें पहले रिएक्शन बनानी होगी सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड की। देखिएगा NaHCO3 प्लस CH3COH, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट हम नीचे लिखते हैं, प्रोडक्ट होगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ये है CO2 रिलीज हो रही है, जिसका मास हमसे पूछा गया है कि इसका मास कितना होगा, ये कितने ग्राम है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है 6.3 ग्राम, एसिटिक एसिड गिवन है 15 ग्राम, और ये रेजिड्यू मतलब बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो है 18 ग्राम। तो रूल सीधा सीधा है, जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का भी मास होगा। तो रिएक्टेंट का टोटल मास हम लिख देते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से 2 हैं, 6.3 प्लस 15 इक्वल टू 18। इसका मास x ले लेते हैं प्लस x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। 15 और 6 21.3 माइनस 18 कर दीजिएगा इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 3.3 ग्राम x की वैल्यू। मतलब CO2 का मास कितना आया, 3.3 ग्राम।
ये पहले लॉ का ही क्वेश्चन था, इजी सा ये क्वेश्चन था, आप कर पाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये क्वेश्चन था। अब हम सेकंड पर आते हैं, चेक कीजिएगा क्वेश्चन सेकंड, थोड़ा लेंथी है। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन ट्रीटेड विद HNO3, मतलब इतना ग्राम कॉपर HNO3 के साथ हीट किया गया एंड गेव 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो उसमें 2.7 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनाया, मतलब कॉपर का मास इतना है और कॉपर ऑक्साइड का इतना है। पहला एक्सपेरिमेंट यही था क्या, फिर वो कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में चला गया। 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। So that the above data illustrates the law of definite proportion। अब आपको बताना है कि ये डाटा किसे एक्सप्लेन करता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन को। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था, वो था कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो एलिमेंट का जो रेशो है, वेट रेशो, वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है। तो इसमें दो है, कॉपर से बना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, एक यहां है और एक यहां भी है। तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन होंगे। हमें देखना है कॉपर और ऑक्सीजन में, कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है वो बराबर है या नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट में और दूसरे एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इस कॉपर ऑक्साइड में मैं कॉपर की परसेंटेज निकाल लेता हूं। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट केस कैसे निकालते हैं भैया? देखो, परसेंटेज निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं, 30 बॉयज हैं। तो मैं कहूं गर्ल्स की परसेंटेज निकालो, तो गर्ल्स का नंबर ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज का नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। वही यहां पर है, कॉपर ऑक्सीजन दोनों है। परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं? कॉपर की। तो कॉपर का अमाउंट ऊपर, नीचे टोटल का अमाउंट, टोटल मतलब कॉपर और ऑक्सीजन में लाके। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर में वेट ऑफ कॉपर कितना है, मैं पहले लिख देता हूं, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। चलिए पहले केस में देखते हैं, वेट ऑफ कॉपर कितना है 2.16, कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.7 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये हट जाएगा पॉइंट, तो ये आया 216। ध्यान दीजिएगा कितना है 216। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 2.7, ये आया 80% कॉपर है। तो क्वेश्चन है, दो ही चीजें, ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट? कॉपर है 80%, तो ऑक्सीजन है 20%। भाई टोटल तभी तो 100 हो। ये बात तो रही पहले एक्सपेरिमेंट की। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी बात करते हैं। अगर इक्वल रेशो आ जाता है तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, इक्वल नहीं आता तो फॉलो नहीं करता। चलिए दूसरे में भी निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर। फॉर्मूला यही है, वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट, ये तो कॉपर ऑक्साइड का है, कॉपर का ये रहा 0.92, कॉपर ऑक्साइड का वेट नीचे, कॉपर ऑक्साइड ये रहा 1.15 इंटू 100। पॉइंट हट गया 100 से, तो ये क्या है 92 डिवाइड बाय 1.15। मैं डिवाइड कर देता हूं, फिर से मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर का यूज ना करें। फिर से आया 80, भाई डिवाइड करके देख लेना कितना है 80%, यानी कि कॉपर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 80% और ऑक्सीजन 20%, यानी कि दोनों ही कॉपर ऑक्साइड है। एक ये वाला है, सॉरी ये वाला और एक ये वाला, दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स है। इसीलिए नीचे सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको, दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का वेट रेशो इक्वल है, इसलिए ये डाटा डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको इसके नीचे देनी होगी।
तो यही था आज का टॉपिक आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे भाई। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक होगा एटॉमिक मास, बड़ा तो क्या थोड़ा डिफिकल्ट सा फील होगा। एटॉमिक मास आप जानेंगे, ग्राम एटॉमिक मास आप जानेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास आप जानेंगे, एवरेज एटॉमिक मास भी आप पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर की बात है, आज इतना ही है।